नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारा संयुक्त परिवार में मेरे पिताजी, मेरे ताई जी, मेरे ताऊ जी, उनका बेटा राजेश और उसकी पत्नी नीतू और मेरा छोटा भाई और मैं साथ रहते हैं। मेरी माँ का देहांत साल 2011 में हो गया था, जिसके बाद परिवार ही मेरी दुनिया बन गया। मेरे ताऊ का बेटा राजेश मुझसे 5 साल बड़ा था। बचपन में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी संगत बदल गई और उसे शराब की लत लग गई। शुरुआत में परिवार को लगा कि सिर्फ शौक है, लेकिन धीरे धीरे उसकी यह आदत बन गई और फिर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। राजेश की शादी नीतू भाभी से हुई तो हम सभी को उम्मीद थी कि शादी के बाद वह सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, फिर अपने उसने पहले से ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। नीतू भाभी बहुत समझदार और जिम्मेदार महिला थी, वह पूरे घर का ध्यान रखती थी, लेकिन राजेश की आदतें ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। मैं भाभी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन घर में कामों में उनकी मदद जरूर कर देता था। कभी बाजार से सामान लाना, कभी किसी रिश्तेदारी में छोड़कर आना या किसी जरूरी काम में साथ जाना। धीरे धीरे वह मुझ पर भरोसा करने लगे। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा, कमल, मुझे बाजार जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है। मैंने कहा, आप लिस्ट बना दीजिए, मैं ले आऊंगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज मैं खुद चलूंगी। मैं उन्हें बाजार ले गया। रास्ते भर उन्होंने घर की बातें की और पहली बार मैंने महसूस किया कि वह कितनी परेशान रहती है। उन्होंने कहा, कमल, तुम्हारे भाई को समझाओ, मैं अब थक गई हूँ। मैं उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं राजेश भैया से बात करूंगा। उसके बाद मैंने कई बार भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह यही कहता है कि उसे कोई समस्या नहीं है। समय बीता गया और राजेश की हालत और खराब होती गई। एक रात मुझे फोन आया कि कोई आदमी सड़क किनारे नशे की हालत में गिरा हुआ है और उसने हमारा पता बताया। मैं तुरंत समझ गया कि वह राजेश भैया ही होंगे। मैंने भाभी को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। हम दोनों तुरंत बाइक से वहां पहुंचे। राजेश भैया बुरी हालत में सड़क किनारे पड़े थे। उन्हें देखकर भाभी की आंखों में आंसू आ गए। हम दोनों ने मिलकर उन्हें उठाया और घर लेकर आए। उस रात पहली बार मैंने नीतू भाभी को ढूंढते हुए देखा। उन्होंने रोते हुए कहा, पता नहीं मेरी जिंदगी कब बदलेगी। मैंने उन्हें दिलासा दिलाया और कहा, हम सब मिलकर भैया को ठीक करेंगे। अगले दिन मैंने पिताजी और ताऊ जी से बात की। हमने फैसला किया कि राजेश भैया को नशा मुक्ति केंद्र में ले जाया जाएगा। शुरुआत में उन्होंने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के समझाने पर मान गए। कुछ दिन तक लगा कि सब ठीक हो जाएगा। वह शराब से दूर रहने की कोशिश करने लगे। नीतू भाभी के चेहरे पर भी उम्मीद दिखाई देने लगी, लेकिन वह यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। करीब 1 महीने बाद उन्होंने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। इस बार पहले से भी ज्यादा घर में झगड़े बढ़ने लगे। ताऊ जी की तबीयत खराब रहने लगी। पिताजी हमेशा चिंता में डूबे रहते और नीतू भाभी चुपचाप अपने सारे दर्द को अपने अंदर दबाकर जी रही थी। एक दिन मैं काम से वापस लौटा तो देखा भाभी आंगन में अकेली बैठी थी। उनकी आंखें लाल थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने धीरे से कहा, आज फिर उन्होंने शराब पीकर बहुत हंगामा किया। मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कही। उन्होंने बताया कि शादी के बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि राजेश बदल जाए, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब रही। उन्होंने कहा, कभी कभी लगता है कि मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। मैंने उनसे कहा, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। उस दिन के बाद हमारे बीच एक अलग तरह का भरोसा बन गया। हम दोनों एक दूसरे को खुलकर बात करने लगे, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हमारे रिश्ते की एक मर्यादा है और उसे कभी पार नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ उनका सहारा बनना चाहता था और वह मुझे अपने सबसे भरोसेमंद साथी की तरह देखने लगी। कुछ दिन बाद घर में एक रिश्तेदार की शादी थी। मुझे काम की वजह से जाना नहीं था। बाकी लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। पिताजी ने मुझसे कहा, कमल, हम लोग कल सुबह तक वापस आ जाएंगे, तब तक घर का ध्यान रखना और नीतू का भी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। शाम को सभी लोग चले गए तो घर में सिर्फ मैं और नीतू भाभी रह गए। उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया। अब हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाया। खाना के दौरान उन्होंने कहा, कमल, अगर तुम ना होते तो पता नहीं मैं यह सब कैसे सह पाती। मैंने कहा, भाभी, परिवार इसी दिन काम आता है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उस रात हमें
देर तक बरामदे में बैठकर बातें करते रहे। हमें अपने बचपन, अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बात की। मुझे एहसास होने लगा कि नीतू भाभी सिर्फ एक मेरी भाभी नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान है जो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और जिन्हें किसी अपनी की जरूरत है। मेरे और नीतू भाभी के बीच अब पहले से ज्यादा भरोसा हो गया था, लेकिन हम दोनों हमेशा अपने रिश्ते की मर्यादा का ध्यान रखते थे। मैं उन्हें हर मुश्किल समय में सहारा देता था और मुझे परिवार का सबसे जिम्मेदार सदस्य मानने लगी थी। दूसरी तरफ राजेश भैया की शराब की लत लगातार बढ़ती जा रही थी। नशा मुक्ति केंद्र से लौटने के बाद कुछ दिन तक उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पुराने दोस्त की संगत में पकड़कर वह फिर से शराब पीने लगे। इस बार उनकी आदत पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वह कई 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 दिन काम पर नहीं जाते थे और घर में भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते थे। ताऊ जी और पिताजी उन्हें समझाते, लेकिन उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। नहीं तो भाभी हर दिन उम्मीद करती थी कि शायद आज कुछ बदल जाए, लेकिन हर शाम उनके में निराश ही आती थी। एक दिन मैं काम से घर लौटा तो देखा कि भाभी आंगन में बैठी रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि राजेश भैया ने गुस्से में घर का सामान फेंक दिया और फिर घर से बाहर चले गए। मैंने तुरंत उन्हें ढूंढना शुरू किया। काफी देर बाद वह गांव से के बाहर शराब की दुकान के पास मिले। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा, कमल, तुम सब लोग मुझे बदलना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं बदल सकता। मैं उन्हें किसी तरह घर लेकर आया। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शराब सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ देने वाली बीमारी है। अगले दिन मैंने पिताजी और ताऊ जी से कहा है कि हमें फिर से इलाज की कोशिश करनी चाहिए। हम सब ने मिलकर राजेश भैया से बात की। बहुत समझाने के बाद वह दोबारा नशा मुक्ति के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। इस बार वह करीब 2 महीने वहां रहे। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। वह फोन पर नीतू भाभी से अच्छे से बात करते थे और घर लौटकर नई जिंदगी शुरू करने की बात करते थे। नीतू भाभी की आंखों में फिर से उम्मीद जागने लगी थी। लेकिन जब वह वापस घर आए तो उन्हें कुछ ही हफ्तों बाद सब पहले जैसा हो गया। उन्होंने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। अब वह अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते थे। उनका वजन कम होने लगा था और चेहरा हमेशा थका हुआ दिखाई देता था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो उनको जान का खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। समय बीतता गया और घर का माहौल लगातार भारी होता गया। नहीं तो भाभी पहले की तरह हंसती नहीं थी। मैं जितना हो सकता था उसकी मदद करता। कभी बाजार का सामान ला देता, कभी उन्हें रिश्तेदारी में छोड़ आता, कभी उनके साथ बैठकर बातें करता। वह भी अपने मन की बातें मुझसे साझा कर लेती थी। एक दिन उन्होंने कहा, कमल, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन सी गलती की है। मैंने हमेशा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। मैंने उनसे कहा, भाभी, आपने कोई गलती नहीं की। आपने अपनी तरफ से हर कोशिश की है। कभी कभी इंसान खुद की गलत आदतों का कैदी बन जाता है। उस दिन उन्होंने पहली बार मेरे सामने खुलकर रोया और मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप अकेली नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धीरे धीरे हमारे बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन गया, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हमारी सीमाएं क्या है। हम सिर्फ एक दूसरे का सहारा थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ महीने बाद ताऊ जी की तबीयत खराब होने लगी और पिताजी पर भी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। घर की कई जिम्मेदारियां अब मेरे और नीतू भाभी के कंधों पर आ गई। हम दोनों मिलकर पूरे परिवार को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन राजेश भैया की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। एक रात करीब 10 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, क्या आप राजेश को जानते हैं? मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि एक आदमी सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है और उसके फोन में आपका नंबर मिला है। यह सुनते मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत नीतू भाभी को और पिताजी को बताया। हम सभी जल्दी से अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने देखा कि राजेश भैया की हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। नीतू भाभी उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर ने बताया कि वह शराब के नशे में बाइक चला रहे थे और उनकी बाइक एक ट्रक से टकरा गई थी। उस रात अस्पताल के बाहर हम सब खामोश बैठे रहे। मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि अगर उन्होंने समय रहते शराब छोड़ दी होती तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अस्पताल के बाहर पूरी रात किसी ने आंख नहीं झपकी। नीतू भाभी लगातार प्रार्थना भगवान से करती रही। ताऊ जी और पिताजी चुपचाप बैठे रहे।
जैसे उनके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हो। मैं कभी डॉक्टर से बात करता तो कभी नीतू भाभी को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन सुबह होते होते डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने वह खबर दी जिसने हमारी पूरी दुनिया बदल दी। डॉक्टर ने कहा कि बहुत कोशिश के बाद भी हम राजेश को नहीं बचा सके। यह सुनते ही नीतू भाभी वही जमीन पर बैठ गई। ताऊ जी की आंखों से आंसू बहने लगे और पिताजी ने उन्हें संभाला। मेरे लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि मेरा बचपन का साथी और बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम राजेश भैया को घर लेकर आए। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। हर कोई यही कह रहा था कि अगर उन्होंने समय रहते शराब छोड़ दी होती तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अंतिम संस्कार के दौरान ताऊजी बार बार खुद को दोष दे रहे थे कि वह अपने बेटे को सही रास्ते पर नहीं ला सके। नीतू भाभी बिल्कुल खामोश थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जैसे उनके सारे शब्द खत्म हो चुके हैं। अगले कुछ महीने हमारे परिवार के लिए बहुत कठिन रहे। ताऊ जी की तबीयत और खराब होने लगी। नीतू भाभी ने खुद को घर के कामों में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे की उदासी साफ दिखाई देती थी। मैं हमेशा उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता था और उनको समझाता था कि जिंदगी यही खत्म नहीं होती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लगभग 1 साल बीत गया। इस दौरान नीतू भाभी ने सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। मैंने भी हर कदम पर उनका साथ दिया। हम दोनों के बीच भरोसा और सम्मान पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन हमने हमेशा अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखी। एक दिन ताई जी ने मुझसे कहा, कमल, नहीं, अभी बहुत छोटी है, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, हमें उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गई, क्योंकि मेरे मन में भी कई सवाल थे। कुछ दिनों बाद ताऊ जी ने भी मुझसे यही बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, हमने हमेशा देखा है कि तुमने नीतू का हर मुश्किल समय में साथ दिया है। अगर तुम दोनों चाहो तो इस रिश्ते को नया नाम देना चाहते। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे कहा, यह फैसला सिर्फ मेरा नहीं है, नीतू की इच्छा सबसे ज्यादा जरूरी है। परिवार वालों ने नीतू से बात की। उन्होंने कहा कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। हम सभी ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और उन्हें पूरा समय दिया। अगले कई महीनों तक हमने इस विषय पर कोई बात नहीं की। वह पहले की तरह उनका सम्मान करता रहा और वह भी परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते रही। धीरे धीरे समय ने उनके गांव को थोड़ा बढ़ना शुरू किया। एक दिन नीतू ने मुझसे कहा, कमल, मुश्किल समय में तुमने जिस तरह मेरा साथ दिया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैंने कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, शायद हर कोई अपना फर्ज इतना ईमानदारी से नहीं निभाता। कुछ समय बाद परिवार के बड़ों की मौजूदगी में नीतू ने अपनी इच्छा जताई कि अगर सभी की सहमति हो तो वह मेरे साथ नई शुरुआत करना चाहती हैं। मैंने भी इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी, क्योंकि हमारे बीच भरोसा, सम्मान और समझ पहले से मौजूद थी। कुछ महीने बाद परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में हमारी शादी भरी जिंदगी शादी हो गई। उस दिन ताऊ जी और पिताजी की आंखों में लंबे समय बाद खुशी दिखाई दी। नीतू ने भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की और हमने मिलकर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। आज हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। राजेश भैया की याद आज भी हमारे दिलों में है। उनकी कहानी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया कि शराब की लत सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। अगर आपके पास भी कोई इस समस्या से जुड़ा रहा है, ये जूझ रहा है, तो समय रहते उसकी मदद करें, क्योंकि सही समय पर उठाया गया एक कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।